केटीएम का जो 1290 एडवेंचर का जो रगेडनेस था, जो पावर था, बट वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता था। सो हमारे मिडिल क्लास वाले कंज्यूमर के लिए केटीएम ने फाइनली इंडिया में ये लॉन्च कर दिया 390 का एडवेंचर, जो कि इससे पहले सिर्फ यूरोप में मिलता था, बट आज हमारे भारत में भी ये अवेलेबल हो गया 2025 से। इस गाड़ी के लिए बिग थैंक्स टू केटीएम अंदुल, जिन्होंने मुझे अपना ये गाड़ी प्रोवाइड करा मुझे टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। और आपको भी टेस्ट ड्राइव मिल सकता है अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हो। सो डिस्क्रिप्शन में आपको इनका फ़ोन नंबर और इसका आपको गूगल का लिंक मिल जाएगा, ये गूगल मैप्स का, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो 390 एडवेंचर के लिए। इसका जो सबसे बड़ा चीज़ आपको पहला आपको आंखों में गड़ेगा कि ये पूरा अलग डिज़ाइन है। और ये डिज़ाइन कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, जो एक नॉर्मल जो मोटोक्रॉस बाइक में होता है, जो डकर रैली वाली जो बाइक्स में होता है, ये उससे प्रेरित है। क्योंकि 390 एडवेंचर को पूरी तरह से उसको ध्यान में रखा गया है ताकि आप रगड़ वाले काम करो। जैसे कि देख सकते हो इसका पैन इसका कितना ऊपर की तरफ है, यानी कि बेस में आपको काफ़ी जगह मिल जाता है, आप आराम से आप ऑफ रोडिंग कर सकते हो। सामने आओगे तो आपको मड गार्ड में काफ़ी ज़्यादा जगह मिलता है। उसका मेन रीज़न है कि जब आप कीचड़ उचड़ में चलाओगे ना, तो यहाँ पे कीचड़ फंसेगा नहीं, इसलिए इस मड गार्ड को ऐसे काट दिया गया, जो कि लोग अलग से डलवाते हैं, बट इसमें इनबिल्ट आता है। और अगर साइड की तरफ आप आओगे तो यहाँ पे ऑलरेडी एक इनबिल्ट आपको मिलता है, बैस प्लेट मिलता है। बट हाँ, जो सबसे अच्छा बात लगा, एक अच्छा वाला एल्यूमिनियम का, एक अच्छा वाला मेटल का, इसमें फाइबर यूज नहीं करा गया। इवन अगर आप यहाँ पे एग्जॉस्ट का मफलर की तरफ आओगे ना, तो यहाँ पे भी यहाँ पे मेटल का मफलर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा चीज़ है। बट एक चीज़ आपके आंख में गड़ेगा कि यहाँ पे आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। बट हाँ, ये क्या हो सकता है, तो बहुत लोग इससे बोल रहे हैं कि एग्जॉस्ट बाहर की तरफ रहता है, क्योंकि अगर ये अंडर वाटर जाएगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। जी नहीं, ऐसा एकदम नहीं होता। जब तक इंजन के अंदर जब तक पानी नहीं जाता है, तब तक कोई भी मोटरसाइकिल बंद नहीं हो सकता, चाहे उसका जो एग्जॉस्ट का मुंह ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ। बेसिकली इसके नीचे एक होल होता है, तो पानी वहां से ड्रेन आउट हो जाता है। और अगर यहां से भी ड्रेन आउट नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट यहां तक बाइक आराम से जा सकता है, क्योंकि इसका एग्जॉस्ट का आप एरिया देखोगे, जो कि एग्जॉस्ट देखोगे आप एकदम इंजन का ऑलमोस्ट हेड के पास यहाँ पे एग्जॉस्ट यहाँ से निकलता है, जो कि जनरली दूसरी गाड़ियों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि आप आराम से यहाँ तक आप पानी के अंदर में इस गाड़ी को चला सकते हो, ये गाड़ी बंद नहीं होने वाला है। तो एग्जॉस्ट बाहर की तरफ रहे या अंडरबेली रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दूसरा जो हिस्सा देखोगे पीछे वाला, तो इसमें भी काफी ज्यादा गैप रखा गया, ताकि जो कीचड़ विचड़ है जब आप सलस में आप गाड़ी को चला रहे हो, सो वो भी आपके मड गार्ड में ना फंसे, आपका पीछे का पहिया जाम ना हो। और उसी के कारण देखोगे यहाँ पे कोई भी आपको मड गार्ड, टायर हगर कुछ भी नहीं दिया गया, क्योंकि इसका पर्पस है ही नहीं कि इसका कीचड़ उड़े। आप चाहो तो आप अलग से फिर यहाँ से आप माउंट करवा सकते हो इधर में कहीं से भी, बट यहाँ पे नहीं दिया गया। एक पूरे जगह को खाली रखा गया, क्योंकि इन भाई साहब का मेन पर्पस है कि आप एडवेंचर करो, आप कीचड़ में उतारो, आप स्लस में उतारो, आप डकर रैली जैसे जगह में जाओ। तो ये टारगेट रख के इस गाड़ी को बनाया गया है। उसी के कारण देखोगे कि इसका हाइट भी काफी आपको ज्यादा देखने को मिलता है, बट उतना भी ज्यादा नहीं है कि कोई बैठ नहीं पाया। आपको ऊंचा ये दिख रहा होगा, क्योंकि इसका हैंडल वाला हिस्सा और इसका पिलियन सीट ये थोड़ा सा ऊंचा दिख रहा है, बट इसका जो सैडल जो हाइट है, यानी कि जहां से आप बैठ के गाड़ी को चलाओगे, जो सैडल हाइट है, वो आपको देखने को मिलता है सिर्फ 830 mm, यानी 830 mm का, जो कि स्टैंडर्ड है। इवन मेरे डोमिनार में भी वही सेम हाइट ऑलमोस्ट यूज करा गया है। सो इसके ऊपर कोई भी आराम से बैठ सकता है। और उसके साथ साथ जैसे कि इसका अगर सैडल हाइट कम है, तो इसका जो बेस है ये आपको देखने को मिलता है टोटल 227 mm का, यानी कि ग्राउंड क्लियरेंस इतना ज्यादा है कि आप किसी तो स्पीड ब्रेकर तो छोड़ ही दो, किसी भी आप गड्ढे में भी नहीं फंसने वाले हो इस बाइक को ले। लाइक अगर मैं यहाँ पे ये जो स्पीड ब्रेकर है, इसके ऊपर अगर थोड़ा सा मैं कूदाने की कोशिश करूँ, बहुत ईजिली ये क्रॉस हो जाता है। ऊपर से ये वाला हिस्सा भी, काश मैं इस गड्ढों पे कूदा पाता, बट नया गाड़ी है, मेरा गाड़ी नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से मैं इसे नहीं चला सकता उतना। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज का, वो है इसका सस्पेंशन, क्योंकि इसके कारण ये एडवेंचर बनता है सस्पेंशन का हाइट के हिसाब से। सो जो सबसे मुझे अच्छा लगा कि इसमें आगे पीछे WP एपेक्स का मिलता है, जो कि काफी रिनोन्ड ब्रांड है। और जितने भी सारे एडवेंचर बाइक्स होता है, मैक्सिमम में WP एपेक्स ही अपना जो सॉकर्स है वो देता है। तो भाई साहब मैं आपको सामने की तरफ देखने को मिल जाता है WP एपेक्स का 43 mm का UHD फोक्स। और ये नॉर्मल UHD फोक्स नहीं है, इसमें आपका कंप्रेशन के हिसाब से जिस वाला टेरेन में आप चलाओगे, तो आप यहाँ से इसे आप एडजस्ट कर सकते हो, लिटरली आप इसे एडजस्ट कर सकते हो फ्रंट सस्पेंशन को, वो भी 30 स्टेप्स तक। यानी कि टेरेन कैसा भी हो, ग्रेवल हो, हार्ड ग्रेवल हो, मोटा ग्रेवल हो, नॉर्मल हाईवे हो, या हमारे यहाँ जैसे थोड़ा पॉट होल टाइप का रोड रहता है, तो उसमें कहीं भी आप उसके हिसाब से जैसा भी रोड कंडीशन होना, आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। मतलब आपको किसी भी पॉइंट पे, जैसे कि होता है ना कहीं कहीं कुछ गाड़ियाँ जैसे आपका जो ग्रेवल्स होता है उस पर सही से काम नहीं करता, जैसे मेरा डोमिनार है, ग्रेवल के लिए बना नहीं है, सिर्फ हाईवे के लिए बना है, तो इसको आप किसी के लिए भी आप कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो खुद से, सिर्फ अपना हाथ से उसे घुमा के। वहीं
वहीं पे पीछे की तरफ आओगे तो पीछे में भी आपको देखने को मिलता है WP-Apex का ही। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 205 mm का मोनोशॉक देखने को मिलता है, जिसे आप 10 to 20 आप स्टेप्स तक आप एडजस्ट कर सकते हो। यानी कि जो सेम जो केस सामने की तरफ है, पीछे भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हो अपने टेरेन के हिसाब से। वहीं पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका ब्रेकिंग का बात करो तो ये मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इससे चेंज नहीं करेगा, ये बाइबर का ब्रेक आज भी दिएगा। बाइबर मुझे पर्सनली इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि सबसे अफोर्डेबल दुनिया में अगर कुछ ब्रेकिंग हो सकता है तो बाइबर का ब्रेक होता है। और वैसे अफोर्डेबल है इसका मतलब ये चीप नहीं है, ये ब्रेम्बो का सेक्शन है। ब्रेम्बो जो सुपर बाइक्स के लिए जो आप बनाता है कैलिपर्स, वो सेम इसका जो लोअर वाली गाड़ियां हैं लाइक 400-500 सीसी के लिए, उसके लिए इन्होंने बाइबर निकाला है, तो ये सबसे अफोर्डेबल है। तो अब सामने की तरफ देखोगे आपको देखने को मिल जाता है 320 mm का डिस्क देखने को मिलता है, फ्लोटिंग डिस्क देखने को मिलता है। फ्लोटिंग वाले में बेनिफिट ये होता है कि जो आपका हीट जो जनरेट कर रही है जो गाड़ी, बेसिकली जब पहिया जब चल रहा है तो टायर गर्म हो रहा है, उसके साथ रिम गर्म हो रहा है, और जब आप ब्रेक मारते हो तो आपका जो डिस्क है वो गर्म हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जब हमेशा ये जुड़ा हुआ रहता है ना, तो उसमें क्या होता है कि पूरा हीट दोनों ट्रांसफर होता है, तो ब्रेकिंग में काफी ज्यादा दिक्कत होता है। बट ये फ्लोटिंग होने से क्या होगा, आप अगर फ्लोटिंग देखोगे ये एक दूसरे को टच नहीं करता है, सिर्फ इस छोटे से हब के कारण होता है जो कि पूरे हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बेसिकली बोला जाए तो खत्म कर देता है। तो उसमें क्या होता है कि आप कितना भी ब्रेकिंग कर लो, क्योंकि इसे आप तो चलाओगे ना रफ वाले टेरेन पे, तो जितना भी ब्रेक मार लो ये कभी भी हीट उतना नहीं होने वाला जो कि जनरली दूसरी गाड़ियां होती हैं। तो उसी चीज का केटीएम ने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया कि इसमें आपको हबलेस डिस्क देखने को मिलता है। वहीं पे आप अगर पीछे की तरफ आओगे तो पीछे में आपको हबलेस नहीं मिलता, क्योंकि पीछे का उतना हीट का उतना टेंशन होता नहीं है। मेन ब्रेकिंग आपका हर गाड़ी का 90% ब्रेकिंग आपका फ्रंट ब्रेक से ही होता है, जो गाड़ी चलाते हैं इनको बात पता है। तो पीछे मतलब आपका हबलेस ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पीछे में आपको देखने को मिल जाता है 240 mm का डिस्क। अब उसी पहिए का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहिया कितने साइज का मिलता है। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको स्पोक व्हील देखने को मिलता है, क्योंकि ये एडवेंचर बाइक है। सो अगर इसका साइज का बात करूँ तो सामने वाला जो स्पोक आपको मिलता है, बेसिकली जो व्हील आपको मिलता है, ये 21 इंचेस का यानी कि 21 इंचेस का। और अगर पीछे की तरफ आओगे तो वही कन्वेंशनल जो 17 इंचेस का होता है, यानी कि पीछे के कंपैरिजन में सामने वाला ऊंचा है। आपने हिमालयन में भी देखा होगा, जितने भी एडवेंचर बाइक्स है ऐसा ही होता है। और अगर टायर साइज का बात करूं तो पीछे को आपको देखने को मिल जाता है 130/80 का टायर मिलता है, जो कि काफी वाइड है और इसको वेट को मैनेज करने के लिए इतना काफी ज्यादा बेटर है। और वहीं पे अगर आप सामने की तरफ आओगे तो सामने आपको देखने को मिल जाता है 90/90 का आपको टायर देखने को मिलता है। और जो सबसे अच्छा बात पता है क्या इस गाड़ी का, कि एक इसका जो इंजन जो है ऊपर की तरफ है, यानी कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ऊपर होता है, तो इसका जो वेट है 183 किलो 183 किलो का, वो ना लेजिट फील नहीं होता है। क्योंकि जैसे हमारे डोमिनार में क्या है, मेरा डोमिनार 187 किलो का है, बट उसका बेस काफ़ी लो है, इंजन काफ़ी नीचे की तरफ है, तो वेट लेजिट फील होता है कि हाँ गाड़ी वजन ज़्यादा है। बट इस गाड़ी का वजन सिर्फ 4 किलो कम है, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पल्सर 220 को चला रहा हूँ, 160-65 किलो के गाड़ी को, क्योंकि इसका इंजन को ऊपर रखा गया। और उसका रीज़न भी है क्योंकि आप इसको जो रगड़ वाले जगह पे चलाओगे, कूदाओगे इसको, सो वो बहुत सही चीज़ है, जिसके कारण ये गाड़ी मनूवर करना बहुत ईजी हो रहा है। मैं अगर यहाँ पे आपको दिखा पाऊँ, अगर पॉसिबल हो तो, कि मैं अपने हिसाब से ना मैं जा सकता हूँ, मैं कहीं से भी मैं आराम से मैं निकल सकता हूँ, वो चीज़ फील नहीं होता है इस गाड़ी के इंजन को ऊपर रहने के कारण। अब उसके साथ साथ बॉडी के दूसरे हिस्से पे आते हैं जो कि सबसे मेन चीज़ है। सो वो आपको सामने वाला जो कंसोल वाला हिस्सा मिलता है, तो ये आप देखोगे ना, ये ट्रायम्फ का टाइगर में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। तो उस चीज़ को रखा गया, बेसिकली जो 1290 एडवेंचर था पहले वाला, अभी उसे 1390 एडवेंचर कर दिया गया। सो उसमें भी आपको सेम ऐसा ही डिज़ाइन देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखोगे कि सिंगल बार देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि जो स्प्लिट बार होता है, जो डबल वाला बार होता है, वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करता है। तो जिसके कारण एक एडवेंचर बाइक में, स्पेशली जो टूरर बाइक्स होता है जिसको लेकर क्रूज करोगे, तो उसमें हमेशा आपको सिंगल बार देखने को मिलता है। तो इसमें आपको सिंगल बार देखने को मिल रहा है। और जो सबसे अच्छा चीज़ है, अगर इसको की को देखा जाए तो नॉर्मल जो डिजिटल जो किया था वो है। इसको अगर मैं लगाऊं यहाँ पे, जो कि आपको मिलता है बार के नीचे की तरफ, तो ये चालू करते ही एक खूबसूरत सा 5 इंच का आपको कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिलता है। भाई ये गजब का ही खूबसूरत है, गजब का ही खूबसूरत है। इसमें सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि आपको काफ़ी बड़ा सा टैकोमीटर देखने को मिलता है, आपको गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, ये आपको किलोमीटर आवर मतलब आपको मिल जाता है, स्पीड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिल जाता है, जो ब्लूटूथ जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे स्टार्टर मोटर यहाँ पे मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का यहाँ पे आइकन मिल जाता है, एबीएस का आइकन यहाँ पे मिल जाता है, इंजन ऑयल लो का आइकन मिल जाता है, ट्रिप मीटर आपको यहाँ देखने को मिलता है। और एक ऐसे फीचर के साथ ये गाड़ी आई है जो कि अभी तक इस सेगमेंट में दूसरे किसी गाड़ी में हमारे भारत में वो फीचर नहीं है। इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है डेडिकेटेड क्रूज कंट्रोल। तो जैसे कि आप यहाँ पे कंसोल पे ही देख लो, जिसका स्विच वाला एरिया है, सो ये जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये है क्रूज कंट्रोल, यानी कि आपका गाड़ी जिस स्पीड पे होगा आप इसको दबाओगे उस स्पीड पे ही लॉक हो जाएगा। और अगर आपको मान लो कोई गाड़ी रोकना हो, कुछ भी करना हो, तो आप कुछ भी कर दो, या फिर ब्रेक हल्का दबा दो या फिर इसका थ्रॉटल हल्का घुमा दो, तो स्पीड डिटोरिएट होने लगेगा। उसके साथ साथ नीचे में आपको 2 बटन देखने को मिलेगा। ये जैसे देख सकते हो एक अलग बटन है जो कि दूसरे गाड़ी में नहीं होता। ये आपका प्लस यहाँ पे है
और इधर में आओगे तो ये है आपका माइनस। इसका रीजन ये है कि मानो कि आप एक सर्टेन स्पीड पे क्रूज करो, लाइक 80 के स्पीड पे 80 पे क्रूज करो, बट आपको स्पीड बढ़ाना है तो थ्रॉटल तो आप घुमाओगे तो स्पीड, इसका मतलब जो क्रूज कंट्रोल मोड है वो खत्म हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ से प्लस का बटन दबाओगे स्पीड धीरे 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 करके इंक्रीज होगा, और ये माइनस का बटन दबाओगे तो क्रूज कंट्रोल में ही रहेगा और इसका स्पीड धीरे 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 डिटोरिएट होगा। यानी कि आपको थ्रॉटल टच करने का जरूरत नहीं, बस सिर्फ दो बटन आपको दबाना है। 80 से आप 90 100 आप स्पीड पे जाकर लॉक कर सकते हो, और फिर आप 100 के ऊपर, जैसे हमारे यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उस पर आप आराम से पूरे दिन क्रूज कर सकते हो बिना थ्रॉटल को पकड़े हुए, बिना क्लच व्लच कुछ दबाए हुए। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है जब भी आप लॉन्ग राइड करते हो। ये बड़ा ही कमाल का फीचर है जो कि इससे पहले 8, 10, 15 लाख की गाड़ियों में आती थी, अब इसमें आ रहा है 4 लाख की गाड़ी में। अब अगर राइडिंग मोड का बात करूं तो यहाँ पे टोटल 3 आपको राइडिंग मोड देखने को मिलता है। पहला आपको स्ट्रीट मिलता है, दूसरा आपको रेन मोड देखने को मिलता है, इवन आपको आइकन भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो बरसात वाला आइकन है कि आप बारिश में चलाओगे, और थर्ड आपको मिलता है ऑफ रोड। तो ऑफ रोड में क्या होता है कि पूरा ABS OBS सारा बंद, गाड़ी पूरी तरह से मैनुअल हो जाती है। और ये स्ट्रीट मोड जो कि जनरली होता है, जो सारा गाड़ी जो स्ट्रीट मोड पे ही रहता है, और एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलता है रेन मोड। तो ये काफ़ी अच्छा लगा, और स्पेशली इसका जो आइकन मुझे बहुत सही लगा कि यहाँ पर लेजिट आप देख सकते हो गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बहुत अच्छा लगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो है इसके इंजन का। और ये जो पहले जो 390 का जो इंजन आता था 373 सीसी वाला जो हमारे डोमिनार में भी है, इसे कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया गया है। ये सेम वही इंजन है जो कि आपको ट्रायम्फ का 400 में देखने को मिलता है, 398.63 सीसी, यानी कि बोला जाए तो 399, मतलब लेजिट ये हो गया 400 सीसी का इंजन हो गया, जो कि जनरेट करता है 46 ब्रेक हॉर्स पावर, वो भी 39 Nm के पीक टॉर्क के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली एक एडवेंचर बाइक के लिए तो भैया ये काफ़ी ज़्यादा है, 39 mm का पीक टॉर्क। अभी इतना टॉर्क जनरेट करके भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ मेरे सामने आया कि ये गाड़ी जो जनरेट करती है, बेसिकली जो आपको माइलेज देती है वो 30 kmpl का। अब मुझे नहीं पता कैसे और कितना रियलिटी है, अब ये तो यूज़र्स के हाथ में पड़ेगा, यूज़र्स इसे खरीदेंगे तभी पता चलेगा। बट अगर सच में ये 30 का माइलेज देती है, सो इसमें जो आपको टैंक मिलता है वो 14.5 लीटर का मिलता है, 14.5 लीटर्स का मिलता है। सो मल्टीप्लाई कर लो यार, आप कितना दूर तक जा सकते हो। मेरे डोमिनार में तो 12.5 लीटर का टैंक है, तो काफ़ी बेटर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का बात कर लिया जाए, जो चीज़ इस गाड़ी में मिल रहा है, जो कि पहला एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको USB चार्जर देखने को मिलता है, वो भी सबसे बेस्ट है कि टाइप C मिलता है, यानी कि फास्ट चार्ज को सपोर्ट करेगा, मतलब एक मिनिमम वाला जो हो सकता है ना फास्ट चार्ज, उसको सपोर्ट करेगा। अब नीचे की तरफ आओगे तो जो मुझे सबसे अच्छा चीज़ लगा, ये फुट पैक नॉर्मल नहीं है, ये 2 हिस्सों में है। एक तो देख सकते हो ये रबड़ वाला है, अगर मान लो कि एक टाइम पे चलते चलते मान लो आपने गाड़ी गिरा दिया और ये रबड़ निकल जाए, बट फिर भी आप इसके सहारे, इसके ऊपर आपका पैर आराम से आ जाएगा, आप आराम से चला सकते हो, मतलब उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें रबड़ है कि नहीं। और तीसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे दिखा, वो यहाँ पे आपको चेन टेंशनर देखने को मिलता है। ये आफ्टर मार्केट लोग डलवाते हैं, जो कि बड़ा बेकार होता है। तो ये इंडियन किसी बाइक में फर्स्ट टाइम मैं ये देख रहा हूँ, ये चेन टेंशनर। बेसिकली इसका काम क्या है कि जब भी चेन जब ढीला होगा ना, ये खुद ब खुद इसे एडजस्ट करके रखेगा, यानी कि आप कहीं बिराने में आप राइड वाइड कर रहे हो तो आपको चेन टाइट करने का हमेशा जरूरत नहीं है, ये इसे प्रोटेक्ट करेगा। और इससे 2 बेनिफिट्स है। पहला बात तो चेन हमेशा लटकेगा नहीं, तो आपको राइडिंग एक्सपीरियंस है वो खराब नहीं होगा। उसके साथ क्या होता है, जब चेन लटक जाता है, आपने देखा होगा ये झटका सा मारता है जब भी आप उसको पुल करते हो, जब भी आप गियर शिफ्ट करते हो, तो वो चीज़ इसमें नहीं होगा। और दूसरा, चेन जल्दी खराब नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा 5-6 हज़ार 7 हज़ार किलोमीटर का जो एक्स्ट्रा रेंज आपको चेन का मिल जाएगा, यानी चेन का जो लाइफ है आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो ये चेन टेंशनर बहुत सही चीज़ है कि बार बार इसे आपको टाइट नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली गाड़ी खुद एडजस्ट करती रहेगी, जिस हिसाब से चेन ढीला होगा, जिस हिसाब से आप पावर जनरेट करोगे उसके हिसाब से। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का बात करूं, जैसे कि इसका लाइटिंग वाला, ये कंप्लीटली अलग है। पुराने वाले किसी भी आपने KTM में नहीं देखा होगा, किसी भी ड्यूक में, किसी भी आपका RC में नहीं देखा होगा कि पूरी तरह से एकदम अलग सेटअप आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आपको ये हेडलैम्प दिख रहा है, इसको कहते हैं 2 पॉट हेडलैम्प, यानी कि ये 2 हिस्से में है इसीलिए, और एक पॉट के अंदर में, तो इसको नाम दिया गया 2 पॉट हेडलैम्प। ये कंप्लीटली अलग है। और जो सबसे अच्छा बात है, आपको प्रोजेक्टर LED देखने को मिलता है। इवन आपका जो DRL है साइड में, बड़ा खूबसूरत सा DRL देखने को मिलता है। जो इंडिकेटर है इसको भी कंप्लीटली इससे बदल दिया गया, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड वाला ही है, क्योंकि
क्योंकि ये यूरोप वाला ही है। तो ये इंडिया वाला जो इंडिया में जो मिलता है ना 390, ये वो इंडिकेटर्स नहीं है। तो इंडिकेटर्स आपको एकदम अलग देखने को मिलता है, इवन लाइट के साथ। और वहीं पर अगर टेल वाले हिस्से पे आओगे तो काफ़ी छोटा सा एक आपको टेल लैम्प देखने को मिलता है, जो कि छोटा तो है बट काफ़ी ज़्यादा लिटअप है, आराम से दिन में भी दिख जाएगा और रात का तो खैर बात ही छोड़ दो। और पीछे में सेम वही एलईडी वाला आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाता है, डेडिकेटेड हजार्ड के फ्लैशर के साथ, जो कि ऑब्वियस बात है, इतना पैसा लग रहा है इसमें, ये तो ये होना तो बनता है। सो इस गाड़ी का जो अट्रैक्टिव जो प्राइस रखा गया 4,34,782 रुपीज़, वो भी ऑन रोड हमारे हावड़ा में। तो अगर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आप उसके हिसाब से आप गूगल कर सकते हो, या फिर आपका जो नियरेस्ट जो केटीएम का जो डीलरशिप आप वहाँ पे जा सकते हो। और अगर आप हावड़ा में हो तो आप केटीएम आंदुल में आप आ सकते हो, यहाँ पे आके देख सकते हो, शायद आपको कुछ अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाए दूसरे केटीएम के कंपैरिजन में। और इस गाड़ी के लिए इतना ही था। तो जो भी आपका अगर और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, अदरवाइज आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो। मैं जो भी जो आंसर है जो भी क्वेश्चन का मैं आपको यहाँ पे कर दूंगा। सो भैया इस नोट पे मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, यूज हेलमेट एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर कंट्री। जय हिंद, बाय बाय, मिलते किसी और वीडियो में।